ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यूजर को हमें इंफॉर्मेशन देना है, कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए चाहिए एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस और इक्विटी का डिटेल। सो अब ये एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस क्या होता है, तो मतलब उसका डेफिनेशन भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही दे रहा है। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये जो एलिमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एलिमेंट कितने हैं? पांच। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। सो इसका डेफिनेशन, रिकग्निशन क्राइटेरिया। रिकग्निशन यानी कि जब हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है इनिशियली, सो क्या वो ट्रांजेक्शन में जो आइटम्स इन्वॉल्व है उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए रिकग्निशन रूल्स फ्रेमवर्क में दिए गए। डी रिकग्निशन क्राइटेरिया भी वही प्रोवाइड करता है कि कब डी रिकग्नाइज करना चाहिए। अच्छा, रिकग्नाइज करना है तो फिर क्वेश्चन आएगा क्या वैल्यू पे करेंगे। सो मेजरमेंट क्राइटेरिया आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द फ्रेमवर्क। किसके बारे में? एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स the qualitative characteristics of the useful information to be presented in the financial statement. So फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे वो इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय फ्रेमवर्क ओनली। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो प्रेजेंटेशन में क्या आता है? एक आता है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन यानी कि जो सिमिलर नेचर ऑफ आइटम है उसको आप क्लब करो और एक सिंगल आइटम में दिखाओ, लाइक जैसे रिसीवेबल्स हो गया। सो मेरे 500 कस्टमर हो सकते हैं, बट बैलेंस शीट के अंदर हम एक एक कस्टमर का नाम नहीं लिखेंगे। तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स, एक लाइन आइटम में सभी रिसीवेबल्स आते हैं। हाँ, लेकिन फिर हम सभी एसेट का टोटल करके एक नहीं डाल सकते भी, खाली एक ही लाइन करंट एसेट, अभी उसमें इन्वेंट्री भी आ गया, रिसीवेबल भी आ गया, बैंक बैलेंस भी आ गया, नहीं, वो एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ पे एग्रीगेशन करना चाहिए, कहाँ पे एग्रीगेशन नहीं करना चाहिए, वो रूल्स क्या है, वो भी आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में दिए गए। क्लासिफिकेशन, करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन। अगेन अभी थोड़ी देर पहले पिछले साइड में डिस्कस की कि कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो यानी कि अमाउंट एंड टाइमिंग, और वो टाइमिंग हमें यूजर को इन्फॉर्म करना है, इसीलिए उसका हम क्लासिफिकेशन क्या करते हैं? करंट, नॉन करंट। एक एग्जांपल है, दूसरे भी क्लासिफिकेशन एरियाज है, बट दिस इज व्हाट द फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स आइडिया। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है? So, हम बोल रहे हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस यानी कि क्या? तो जो आपका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, उससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो कंपनी का परफॉर्मेंस है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि यूजर्स आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, और परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सो उस केस में अगर आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आता है जो कंपनी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम करते थे। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एसेट का वैल्यू रिवाइज हुआ, लेकिन वो सिर्फ हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो अभी एक्चुअल कैश में कोई रियलाइज भी नहीं हुआ। अच्छा, कैश में रियलाइजेशन नहीं यानी कि वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। दूसरा, ये जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसका कंपनी के ऑपरेशन के साथ कोई लेना देना है ही नहीं।
तो उस केस में अगर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप प्रॉफिट लॉस में डालोगे, तो जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे उसका रेलेवेंस कम हो जाएगा। और जो पहला पॉइंट लिखा है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसमें ये पहला बोले कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन है कि विच आर नॉट relating to the operating activities of the organization and which are not realized in cash as of now, दो चीजें दोनों देखना है कि अभी अनरियलाइज्ड भी है, और दूसरा क्या है कि कंपनी के ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की वजह से भी नहीं है। तो बोले उसको आप प्रॉफिट लॉस में मत इंक्लूड करो, उसको कहीं और देखो। तो इसके लिए ये नया स्टेटमेंट आया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो जहां पे इस तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाए। सो अभी जैसे पहले बात करी कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, आगे स्टैंडर्ड में भी इसका रेफरेंस आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। नंबर वन इज रेलेवेंस। तो रेलेवेंस यानी कि रेलेवेंट का मतलब ये होता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, अभी इसका मतलब कि हमें वो ये एंटिटी को डिसाइड करना है, यानी कि ट्रांजेक्शन का मटीरियलिटी चेक करना। मटीरियल मतलब क्या कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओमिट किया, ओमिट यानी कि यू हैव नॉट रिकॉर्डेड इनटू फाइनेंस, आपने इंक्लूड ही नहीं किया। सेकेंड वन, मिस्टेक, गलत डाल दिया। और ऑब्सकर, ऑब्सकर यानी कि आपने अगेन बहुत सारे अनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बीच में ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को डाल दिया, मतलब यू आर ट्राइंग टू हाइड समवेयर, to the point you are putting too many information and in between there somewhere this relevant information, so maybe there are chances that user can miss this part. So अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ करने से यूजर के डिसीजन मेकिंग पे अफेक्ट आ सकता है, यानी कि पॉसिबल है कि यूजर के डिसीजन करेक्ट ना हो पाए, तो वो रेलेवेंट है। तो जैसे एसेट हो गया, तो एसेट के बारे में क्या रेलेवेंट, क्या भाई हाँ रेलेवेंट एसेट यूजर के डिसीजन मेकिंग में कैसे भी, हाँ यूजर को पता चले कि यूजर एज अ यूजर मैं, मुझे ये जानना है कि कंपनी का कितना रेवेन्यू होने वाला है। तो बोले हाँ, कोई एक नया प्रोडक्शन प्लांट लगा रहे हो, वो आपके पीपी का प्लांट है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आप इंक्लूड करोगे तो यूजर को पता चलेगा कि हाँ इससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये एसेट का यूजफुल लाइफ कितना है, कितने साल तक यूज करेंगे, कितने साल तक प्रोडक्शन होगा, कितने साल तक कैश फ्लो आएगा। हाँ, ये मटीरियल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने इंक्लूड ही नहीं किया तो यूजर को कैसा पता चलेगा कि आपका ये प्रोडक्शन होने वाला है, इतना रेवेन्यू आएगा। नो इन्फॉर्मेशन, ओके, सो दैट इज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे ये लोग फोकस कर रहे हैं इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन रादर देन लीगल फॉर्म। इकोनॉमिक सब्सटेंस रादर देन लीगल फॉर्म। एग्जाम्पल इसका बेस्ट आप देखो तो लीज अकाउंटिंग। लेसी के बुक्स में लेसी ने क्या किया, एसेट लीज पे लिया। लेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द एसेट, तो आपका लीगल ओनरशिप नहीं है, फिर भी उसको आप एसेट रिकॉर्ड करते हो। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक सब्सटेंस ऐसा है कि जितने टर्म के लिए आपने एसेट लीज पे लिया है, फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म यू हैव कंट्रोल ओवर दैट एसेट, और उतने टर्म के लिए वो एसेट से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे वो भी सारे बेनिफिट्स किसके होते हैं, लेसी के होते
तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या, अच्छा तो वो सब्सटेंस, तो फिर भी भले भले ही वो ओनरशिप नहीं है फिर भी एसेट रिकॉर्ड करना है, तो ये आता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या हो गया फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप देखो कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, प्रोविजन के टाइम पे हम जो देखते हैं कि भले ही आपका कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट आपका कोई पास्ट बिजनेस प्रैक्टिस है, आपका कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट है, जिससे जो आपके काउंटर पार्ट है उनको एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट होता है, दैट क्रिएट्स कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ में मान लो कि हम हमारा कोई रूटीन जो किराने वाला है जिससे हम हमारे घर की ग्रोसरीज आती है, अभी उनके साथ आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई उसने और लीगली बोला हुआ है कि अगर आपने अपने जो मेरे यहाँ से खरीदा और उसमें से अगर कुछ प्रोडक्ट खराब आया तो हम आपको पैसा वापस दे देंगे, या तो फिर वो प्रोडक्ट रिप्लेस करके देंगे, नहीं है। बट आपको पता है कि वो इतने टाइम से आप वहीं से ले रहे हो, इसका ये बिजनेस प्रैक्टिस है कि अगर कोई कुछ चीज खराब हो गई तो वो हमें पैसा वापस दे देगा, तो रिप्लेस, तो ये क्या गया आपके एंड पे एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुआ। ये एक्सपेक्टेशन यूजर के लिए मतलब ये जो जो सेलर है उसके लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। सो भले ही वो लीगली नहीं है बट वो कंस्ट्रक्टिव है, तो फिर भी उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। ये होता है इकोनॉमिक सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आप गाड़ी के साथ वारंटी दे रहे हो, 2 साल की वारंटी, भी जरूरी नहीं है कि हर जो वारंटी दे रहा है वो हर गाड़ी वारंटी में रिपेयर के लिए आएगा, इनबिल्ट वारंटी। तो अगेन इकोनॉमिक सब्सटेंस वहां पे देखा जाता है। सो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हम कब बोल सकते हैं कि ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, न्यूट्रल यानी कि बायस नहीं होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए। तो ये 3 चीजों में आप बोल सकते हो कि हाँ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत क्वेश्चन में इसका रेफरेंस आएगा, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का। एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपैरेटिबिलिटी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा किस कैसे बनते हैं, करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड, सो दैट कंपैरिजन इज पॉसिबल कि भाई प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कंपनी के ऑपरेशंस में क्या चेंज आया, क्या परफॉर्मेंस में चेंज आया, क्या पोजीशन में चेंज आया। प्लस कंपैरिजन कैन बी डन विद द अदर एंटिटीज आल्सो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, सपोज अकाउंटिंग पॉलिसी यही फॉलो करना है, तो आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि इट कैन बी कंपेयर्ड विद अदर एंटिटीज आल्सो, एंड इट कैन बी कंपेयर्ड विद योर पास्ट रिजल्ट्स एज वेल। टाइमलीनेस, तो बोले कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो टाइम से प्रोवाइड करना है, लेट इन्फॉर्मेशन का कोई यूज नहीं। सो टाइमली इन्फॉर्मेशन अगेन, जैसे हमने ये बैच स्टार्ट किया, तो आपको पहले से प्लान क्लियर है कि भैया हमें सितंबर में एग्जाम देना है, तो इन्फॉर्म मी टाइम लिखे भैया सर सितंबर में, उस हिसाब से हमें चालू करना है। अभी आपका डिसीजन ही लेट आता, आप जुलाई महीने में डिसाइड करते, सो अगेन फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो लाइकवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी सही है, तो हर देख आप देखो कि क्वार्टर एंड के बाद जो भी सारे लिस्टेड कंपनीज है उनको अपने फाइनेंशियल्स क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश करने होते हैं। तो उसके बाद एक टाइम लिमिट होता है कि विद इन 60 डेज, जब आपका क्वार्टर एंड हुआ उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको अपने फाइनेंशियल्स पब्लिश करने ही पड़े। उसी तरह से एनुअल पीरियड एंड होने के बाद भी विद इन 90 डेज, ये इंडियन लिस्टेड कंपनीज का रूल है। वैसे हर अब एक कंट्री में अपने अपने लिस्टेड कंपनी के लिए अलग हो, बट इंपॉर्टेंट इज वो डेडलाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि कब तक करना है, बट कि भाई टाइमली इंफॉर्मेशन इज नीड देन इट इज यूजफुल। वेरीफाइबिलिटी की बात करें, so the information what we are providing into financial statement that must be verifiable। तो आप अमाउंट जो डाल रहे हो क्या उसका बेस क्या, सो मेरा बैंक बैलेंस है, सो हम उसको किसके साथ वेरीफाई कर सकते हैं, किसके साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ। आपका जो रेवेन्यू है उसको किसके साथ आप वेरीफाई कर सकते हो, आपके सेल टैक्स रिटर्न के साथ। जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स के बैठ के रिटर्न फाइल करोगे उसमें भी सेल क्या वो दोस्तों कुछ वेरीफाइबिलिटी होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो बोले कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाने की इट इज इजी फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड, यानी कि ऑफ स्क्रीन जैसे बोलते हैं नहीं कि वो
अगेन अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात करें तो यू हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल टू द पॉइंट वे. एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट. कॉस्ट कंस्ट्रेंट यानी कि अगेन आप आईएफआरएस अप्लाई करोगे. आईएफआरएस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूजर को इंफॉर्मेशन देना है. लेकिन आपको ये आईएफआरएस अप्लाई करने में ये यूजर इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के यू हैव टू इनकर सम कॉस्ट. वो कॉस्ट के कंपैरिजन में यूजर को बेनिफिट कितना मिलने वाला है. सो अगर बेनिफिट से कंपैरिजन में कॉस्ट ज्यादा है, so in that case okay, if you do not provide any such information that is fine. नुकसान करके इंफॉर्मेशन नहीं दो, सो दैट इज कॉस्ट कंस्ट्रेंट. तो ये है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. एनी क्वेश्चन सो फार? एनीवन? आर्यन, क्वेश्चन है कोई? ठीक है अभी तक? नो सर, नो क्वेश्चन. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस. And how we provide this information? We provide this information through statement of financial position, statement of financial performance, other statements like statement of cash flow and notes to accounts. Financial statements are prepared on the assumption that entity is going concern. Again, तो क्या बोले कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक्यूरेट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट बेसिस. अच्छा, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि ये जो बिजनेस है वो अनफोर्सिएबल फ्यूचर, ये बंद नहीं होने वाला, ये कंटिन्यू रहने वाला है फॉर एन अनफोर्सिएबल फ्यूचर. और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है यानी कि दिस इज गोइंग टू बी क्लोज डाउन विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स ओनली. हाँ, गोइंग कंसर्न में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स का कंटिन्यूटी देखना है. ऐसा नहीं कि 12 महीने से ज्यादा चलेगा तो वो गोइंग, नो इट इज नॉट. बट एटलीस्ट 12 मंथ्स तक आपका विजिबिलिटी होना चाहिए. बट अगेन द वेरी कोर रूल इज अनफोर्सिएबल फ्यूचर. बिजनेस क्लोज नहीं होने वाला है. अच्छा, क्या बोले कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक्यूरेट नहीं है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट बेसिस पे. अब ये डिफरेंट बेसिस क्या है? सो जब गोइंग कंसर्न बेसिस होता है तो नॉर्मल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स. बिकॉज हमें पता है कि ये क्लोज नहीं होने वाला है, यानी कि जो नॉन करंट एसेट है, अगर कोई एसेट है जिसका लाइफ 10 साल का है, तो मुझे पता है कि 10 साल तक बिजनेस बंद नहीं होगा और इसमें से जो 10 साल के जो सिस्टमैटिक बेसिस पे जो बेनिफिट आने वाले वैसे ही आने वाले, एक्सपेंस अलोकेशन भी वैसे ही होगा. लायबिलिटी जो है वो 10 साल का लायबिलिटी बोले वो ये 10 साल के पीरियड में ही पे होने वाला है. लेकिन अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं तो फिर सारा जो है वो करंट लायबिलिटी होगा, कोई नॉन करंट है ही नहीं. तो वो इमीडिएट रियलाइज होगा, एसेट इमीडिएट रियलाइज होगा, लायबिलिटी इमीडिएट पेमेंट होगा. सो दैट इज हाउ योर प्रिपरेशन विल चेंज. सो देखो यहां पर भी क्या आया, अगेन फ्यूचर कैश फ्लो. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज ऑल कनेक्टेड. फिर ये जो एलिमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, उसका डेफिनेशन फ्रेमवर्क में प्रोवाइड किया गया है. तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिसोर्स. उसमें सबसे पहले एसेट. सो एसेट क्या है? So asset is a present economic resource controlled by entity as a result of past events. So दो important word यहाँ पे ये है. पहला है इकोनॉमिक रिसोर्स. अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या? सो बोले कि ये आपके पास एक राइट है, राइट विच हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स. एग्जाम्पल लीज्ड एसेट.
तो लीज में हम क्या करते हैं, राइट टू यूज एसेट, वहां पे आपके पास सिर्फ राइट है, बट वो राइट की वजह से क्या होगा कि वो एसेट आप यूज करोगे तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट मीन्स इट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है कंट्रोल। रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, कंट्रोल यानी कि नाउ ड्यूरिंग द पीरियड जितना भी आपका लीज टर्म, वो एसेट को कैसे यूज करना है, वो डायरेक्ट करने का राइट किसके पास है, लेसी के पास, यानी कि कंट्रोल है, तो वो फिर वो मेरा एसेट हो गया, इवन दो नॉट अ लीगल वे। ठीक है, तो ये जब रियल लाइफ में एप्लीकेशन होगा, ये सब ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है, ये सारी डेफिनेशन वगैरह में बहुत क्लियर होनी चाहिए, उतना इफेक्टिव रियल लाइफ एप्लीकेशन हो पाए। फिर बात करें इकोनॉमिक क्लेम, यानी कि उसमें पहला है लायबिलिटी। सो क्लेम होते हैं दो तरीके के, एक होता है लायबिलिटी का क्लेम, दूसरा होता है इक्विटी का क्लेम। So liability means present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past event. लायबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट, सिंपल प्रोविजन में बहुत काम आएगा, करना है नहीं, पर सिंपल देखो प्रेजेंट पास्ट इवेंट है या नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं, तो ही वो आपका लायबिलिटी। इक्विटी क्लेम यानी कि रेसिडुअल इंटरेस्ट, टोटल एसेट में से सारे लायबिलिटी माइनस कर दो, बाकी का जो बचा हुआ है वो किसको मिलेगा, इक्विटी ओनर्स। changes into economic resources and claims as a result of financial performance. So changes into economic resource, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है, एसेट, चेंजेस इनटू इकोनॉमिक क्लेम्स यानी कि वो क्या, लायबिलिटी। सो एसेट बढ़ा, सो वो मेरा इनकम है, लायबिलिटी कम हुआ तो भी मेरा इनकम है, सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, इक्विटी इंक्रीज होगा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, मान लो कि 100 रुपए का एसेट है और 80 रुपए का लायबिलिटी, तो इक्विटी कितना है, 20। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। सो 100 रुपए का एसेट, 80 रुपए का लायबिलिटी, सो इक्विटी आपका 20 है। अच्छा, अभी इसमें आपका एसेट इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी सेम रह रहा है, एसेट 100 का 110 हो गया, लायबिलिटी 80 का 80 है, तो उसका रिजल्ट क्या आया, आपका इक्विटी बढ़ गया 30 से। सिमिलरली मेरा एसेट सेम है 100, लेकिन मेरा लायबिलिटी 80 का हो गया 70, तो भी इक्विटी बढ़ेगा, तो इसे क्या कहते हैं, इनकम। और उसका जब अपोजिट होगा तो वो होता है एक्सपेंस, की एसेट डिक्रीज हुआ या तो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि मेरा इक्विटी डिक्रीज होगा। तो मान लो 100 का एसेट, 80 का लायबिलिटी, यानी कि 20 का इक्विटी। अभी एसेट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लायबिलिटी 80 का 90 हो गया। सो लायबिलिटी बढ़ा, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है कि मेरा जो इक्विटी पहले 20 था अभी वो 10 हो गया, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। अदर चेंजेस में आप देखें तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी होल्डर्स, सो और क्या चेंजेस आ सकते हैं एलिमेंट्स में। सो इक्वी आपने नया इक्विटी शेयर इश्यू किया, तो वो आपके इक्विटी में चेंज आएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो भी आपके इक्विटी में चेंज आएगा, बट अगेन ये आपका, ये जो चेंजेस है वो आपके ना तो इनकम है ना तो वो एक्सपेंस है, दिस इज अ मूवमेंट विद इन इक्विटी, बट ये मूवमेंट होता है, अदर चेंजेस इनटू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है एसेट का। मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड इज रिकग्निशन। तो जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ये ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो रूल ये बोल रहे कि आइटम्स आर recognized in the financial statement if they meet the definition of one of the element।
तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ वो ट्रांजेक्शन में आइटम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन खरीदा, तो उसमें क्या क्या आइटम्स आएंगे, एक तो मशीन, दूसरा क्या होगा, कैश बैलेंस। अच्छा, तो क्या मशीन और कैश वन ऑफ द एलिमेंट है? बोले हाँ, वो एसेट की डेफिनेशन में आता है, रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी। हाँ, तो आगे बढ़ सकते हो आप। जो भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, वो ट्रांजेक्शन में जो भी आइटम इन्वॉल्व है, उस क्या वन ऑफ द एलिमेंट है? हाँ, ओके। तो या तो वो एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, पांच में से कुछ एक होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके बाद एक और स्टेप है। अब ये बोल रहे कि क्या ये एलिमेंट रिकॉग्नाइज करने से यूजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, लेकिन उससे यूजर को कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। मतलब वो इंफॉर्मेशन इतना मटेरियल नहीं है, तो फिर आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या हो रहा है कि कंपनी का पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन यानी कि कंपनी को ये लायबिलिटी के बदले में सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसके प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेस देन 50% चांस है कि ये आप लायबिलिटी सेटल करोगे। आपके फेवर में है ये सारी चीजें, यानी भी आपको ये आउटफ्लो होने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे केस में, हाँ, डेफिनेशन के हिसाब से वो लायबिलिटी तो है, बट ऐसे केस में अगर आप इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, तो यूजर को तो फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में जानकारी चाहिए। सो अगर वो मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिख रहा है, तो यूजर को ये इंटरप्रिटेशन मिलेगा कि ये कैश फ्लो होने वाला है, जो एक्चुअली कैश फ्लो नहीं होने वाला। तो इसलिए बोल रहे कि अगर रिकग्निशन से यूजफुल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, तो आपको रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। और इसी रीजन की वजह से जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वो बैलेंस शीट के अंदर रिकग्नाइज नहीं करी जाती, बट उसकी जगह पे क्या आता है, खाली डिस्क्लोजर्स। हाँ, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स में कि हाँ, हमारा एक ऐसा पॉसिबल लायबिलिटी है और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल्स। दूसरा ये बोल रहे कि या तो आपके पास मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, ये क्या बोले कि हाई डिग्री ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। तो वही अमेजोन वाला एग्जांपल डिस्कस किया कि मुझे, मतलब जैसे अमेजोन जैसा बिजनेस हमने स्टार्ट किया, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी कस्टमर्स विल कम एंड आस्क अबाउट द refund। तो अगर मैंने 10 के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट कर दिया, तो यूजर को लगेगा कि इतना ही कैश फ्लो होने वाला है, लेकिन आ गए 70 कस्टमर्स, तो कैश फ्लो ज्यादा हो गया। अच्छा, वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं। तो कैसे रेलेवेंट नहीं, बट ठीक है, मतलब मुझे लगता था कि 10 को ही रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन आ गए 70, और वही सोच के इन्वेस्टर ने पैसा डाला कि भाई हाँ, लायबिलिटी इतना ज्यादा नहीं है। अगर लायबिलिटी ज्यादा होता तो वो शायद इन्वेस्ट नहीं करते। दैट मीन्स दिस इज अ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बट तो यहाँ पे जब आप ऐसा मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है, तो वहां पे आपको रिकग्नाइज नहीं करना, क्योंकि रिकग्नाइज करने से अगेन इंफॉर्मेशन फेथफुल नहीं है। तो वहां पर भी क्या आएगा, डिस्क्लोजर्स। So if assets or liability is not recognized, disclosures may be required. ठीक है, recognition क्लियर है? एनी क्वेश्चन? फिर बात करते हैं डी रिकग्निशन की। सो डी रिकग्निशन यानी कि, रिकग्निशन यानी कि इंक्लूड करना, डी रिकग्निशन यानी कि रिमूव करना। सो एसेट का डेफिनेशन क्या है? कंट्रोल, रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी।
तो जब एंटिटी के पास कंट्रोल आता है तो हम क्या करते हैं, एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो जब वो कंट्रोल लॉस हो जाएगा तो एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। तो जब ये ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी भी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो डी रिकॉग्निशन का अकाउंटिंग क्या करेंगे, नॉर्मली डी रिकॉग्निशन का हम क्या करते हैं, कैरिंग वैल्यू और कंसिडरेशन। तो ये बोले कि अगर आपने एसेट बेच दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एसेट बेचा, मेरा 100 रुपए का कैरिंग वैल्यू है, मैंने वो एसेट 120 में बेचा तो 20 रुपए का मेरा प्रॉफिट। तो डी रिकॉग्निशन के टाइम क्या होगा, वो एसेट बेच दिया तो एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट से डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सेल कंसिडरेशन मेरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो प्रॉफिट या लॉस हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। अगर एसेट का यूजफुल लाइफ खत्म हो गया तो भी वो वैसे ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो वो डी रिकॉग्नाइज हो गया। अच्छा, उसमें मेरे पास कोई स्क्रैप वैल्यू आ गया तो वो मेरा प्रॉफिट है, कुछ नहीं है तो जीरो। तो मतलब सिंपली सेइंग दैट कि डी रिकॉग्निशन के टाइम पे व्हाट इज द वैल्यू विच यू आर रिसीविंग और विच यू आर सेटलिंग इन केस ऑफ लायबिलिटी, और जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है दैट विल गो टू योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो पहले रिकग्निशन की बात करें, रिकग्निशन में देखा कि हाँ वन ऑफ द एलिमेंट है, यूज रिकॉर्ड करने से यूजफुल इंफॉर्मेशन भी आएगा। तो फिर क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्या अमाउंट पे रिकॉर्ड करें, बिकॉज वी हैव टू रिकॉर्ड द एलिमेंट्स इनटू मॉनेटरी टर्म्स। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो दो मेजरमेंट बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बोल रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा बोल रहा है करंट वैल्यू। दो में से आपके पास ऑप्शन है कि आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट करना है या करंट वैल्यू करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ और मे बी द वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इनिशियल रिकग्निशन, वो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट। फिर आप उसमें चेंजेस नहीं करोगे, चेंजेस इन द सेंस की मार्केट वैल्यू रिलेटेड चेंजेस नहीं होंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि एसेट खरीदा तो ठीक है, उस पर डिप्रिशिएशन आएगा, वो दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली, बट वो तो आप वेयर एंड टेयर की वजह से डिप्रिशिएशन दे रहे हो। लायबिलिटी रिकॉर्ड किया तो लायबिलिटी में हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, वो सारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा होता है करंट वैल्यू। करंट वैल्यू में तीन वर्ड, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज और करंट कॉस्ट। तो फेयर वैल्यू यानी कि आज की डेट का मार्केट वैल्यू। तो मान लो कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने 5 साल पहले खरीदा था, 5 साल पहले खरीदा तब वो उसका वैल्यू था फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़। फिर हम उस पर डेप्रिसिएशन दे आ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में उसका वैल्यू हो गया 7 करोड़। वो फेयर वैल्यू। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इसको अकाउंट करना चाहते हैं करंट वैल्यू पे फेयर वैल्यू पे तो आप कर सकते हो। इसकी वजह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या ऑप्शन दिया गया है, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन में। तो ये रिवैल्यूएशन मॉडल आया कहाँ से, तो आपको फ्रेमवर्क के अंदर मेजरमेंट के लिए ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। या तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट मॉडल। फ्रेमवर्क में हमें करंट वैल्यू का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें फेयर वैल्यू कर सकते हैं, वो आ गया आपका रिवैल्यूएशन। दूसरा टर्म है वैल्यू इन यूज। सो वैल्यू इन यूज बेसिक देखो, अभी कोई भी एसेट हमारे पास है उसका केयरिंग वैल्यू हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, दो तरीके से। या तो एसेट को बेच दो तो वैल्यू रिकवर हो जाएगा, या तो एसेट को यूज करो, वो एसेट को यूज करो, उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे और आप उसका वैल्यू रिकवर करोगे। सो इम्पेयरमेंट अगर याद है तो, सो इम्पेयरमेंट में हम क्या करते हैं कि एसेट का रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, यानी कि आज की डेट में उससे अगर आप बेचने जाओ तो कितना मिलेगा, और बेचने की जगह पे आप इसको यूज करोगे तो यूज करने से आपको टोटल कैश फ्लो कितना होने वाला है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश, वो आपका करंट वैल्यू। सेकेंड वन इज वैल्यू इन यूज, और तीसरा है करंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। करंट कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, बट ये जो करंट कॉस्ट है
वो नॉर्मल इकोनॉमी में यूज नहीं होता। ये वहीं पे यूज होता है कि जहां पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। हाइपर इन्फ्लेशन अगर कोई इकोनॉमी में है, सो वहीं पे करंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते, बाकी करंट कॉस्ट यूज नहीं होता। कैसे काम करेगा करंट कॉस्ट? मतलब मुझे करंट वैल्यू चाहिए, तो मान लो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक लेट्स से एक प्रिंटर कम जेरोक्स मशीन हमने ऑफिस के लिए खरीदा 2 साल पहले 1 लाख रुपए में। ठीक है, प्रिंटर कम जेरोक्स मशीन 1 लाख रुपए का हमने 2 साल पहले खरीदा। अभी मान लो कि हमारा जो इकोनॉमी में बिजनेस है उधर इन्फ्लेशन इतना है कि वही जेरोक्स मशीन सेम, कोई एडिशनल फीचर नहीं, एकदम 100% सेम जेरोक्स मशीन आज की डेट में मिल रहा है 1,30,000। सेम, कोई एडिशनल फीचर, क्यों भाव बढ़ा? इन्फ्लेशन बहुत है इसलिए। सो आज की डेट में अगर कोई ये नया मशीन खरीदने जाए तो हमने तो 1 लाख में खरीदा, ये मिलेगा 1,30,000। तो अभी सीधी सी बात है कि इन्फ्लेशन की वजह से सेम मशीन की वैल्यू 1 लाख से 1,30,000 हो गई। तो भले ही 2 साल पुराना वैल्यू जो भी होगा उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आएगा, पुराना भी भाव तो बढ़ेगा, बोले नया 1,30 में मिल रहा है, सो पुराने का भी। तो अगर मान लो कि लाइफ है 5 इयर्स, सो हमने क्या किया होगा, 100,000 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, सो 20,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन। 2 साल मैंने एसेट यूज किया है, यानी कि 40,000 का डेप्रिसिएशन। तो आज की डेट में कैरिंग वैल्यू है 60,000। हम वो 60,000 पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। लेकिन जैसे मैं बोला कि हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, वो नए मशीन का वैल्यू एक से बढ़ के 1,30,000 हो गया। अच्छा, तो 1,30,000 में से भी दो 2 साल का डेप्रिसिएशन हटाओ, कि एज इफ कि हमने ये 1,30,000 में खरीदा होता 2 साल पहले, तो आज की डेट में कितना वेरिंग कैरिंग वैल्यू होता है? 130 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन? 1,20 कर दो, चलो इजी हो जाएगा। 5 से डिवाइड करो तो कितना हो गया एनुअल? 22,000। तो 22 × 22 44,000। 2 साल का डेप्रिसिएशन, तो 120 माइनस 44, कितना बचेगा? 74 या 84, जो भी आया, 60 से ज्यादा आया तो वो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट या तो करंट कॉस्ट। सो अगर ये अगेन, जैसे अगर कोई हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो वहां पे आप बैलेंस शीट डेट पे ये इफेक्ट देने के बाद आपके एसेट लायबिलिटी का जो वैल्यू है वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 3:25 को वापस रिज्यूम करते हैं, और ये फ्रेमवर्क आज कंप्लीट करना है उसका। ठीक है, 5 मिनट्स ब्रेक एंड विल स्टार्ट, बट थोड़ा शार्प 5 मिनट के बाद ज्वाइन हो जाना है।